हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। ट्वेल्थ क्लास की चैप्टर के 7 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं और आज अपन यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर 4 केवल अकेले एक ही चैप्टर नंबर 8 से मिलकर के बनी हुई है। चैप्टर का नाम है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म एंड चुंबकीय पदार्थों के गुण यानी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज अपन पढ़ेंगे, चुंबकीय पदार्थ पढ़ेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज़, उनके गुणधर्म पढ़ेंगे। और जो चुंबकत्व है, जो मैग्नेटिज्म है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिपेंड है विद्युत क्षेत्र के टॉपिक के ऊपर। यानी विद्युत क्षेत्र का जो टॉपिक है जिसमें आपने विद्युत द्विध्रुव पढ़ा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विद्युत बल रेखाएं, समान विद्युत क्षेत्र में डाइपोल का घूर्णन, वो सारे के सारे टॉपिक हैं वो अपने इस चैप्टर में आने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर का अधिकांश हिस्सा अपन पहले पढ़ करके आए हैं, तो बहुत कम चीज़ें अपन इस चैप्टर में नई पढ़ने वाले हैं। बोर्ड परीक्षा के अंदर इस चैप्टर का जो अंक विभाजन है ये टोटल 3 नंबर का पेपर है। पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 नंबर का एक प्रश्न आता है और 2 नंबर का एक प्रश्न आता है। 2 नंबर वाला प्रश्न है वो एक न्यूमेरिकल रहता है, संख्यात्मक प्रश्न रहता है, क्योंकि अपने को पहले स्ट्रेटेजी तैयार करनी है। कौन से चैप्टर में से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 1 नंबर का प्रश्न है ये कोई छोटा नोट पूछा जा सकता है, कोई डेफिनेशन पूछी जा सकती है, किसी टॉपिक के ऊपर टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो कुल मिलाकर के इस चैप्टर के अंदर यदि आप बोर्ड परीक्षा में आंसर लिखेंगे तो मुश्किल से आधे पेज में आप लोगों को इसके आंसर लिखने हैं। कंप्लीट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपने आप को कमज़ोर फील करते हैं या फिर ये समझते हैं कि फिजिक्स में हम लोग कैसे पास हो पाएंगे। उन लोगों के लिए ये जो चैप्टर है वो सजीवन बूटी साबित होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहला है प्राकृतिक चुंबक क्या है। चुंबक के बारे में अपन बहुत छोटी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लोहे का या किसी पदार्थ का या एल्यूमिनियम, कोबाल्ट और निकल का एक ऐसा टुकड़ा प्रकृति के अंदर पाया जाता है जो लोहे पदार्थों को अपनी तरफ खींचता है, या फिर इसे अपन ये कह सकते हैं कि उसे अगर अपन स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाता है, उसे अपन चुंबक कहते हैं। प्राकृतिक चुंबक की जो कहानी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि बहुत पुराने समय में एशिया माइनर के पास में कोई एक जगह थी जिसका नाम मैग्नीशिया था, मैग्नीशिया। और उस स्थान के ऊपर एक ऐसा टुकड़ा प्राप्त किया गया जो लोहे को, कोबाल्ट को, निकल को अपनी तरफ खींचता था। तो उस जगह के आधार पर इसका नाम मैग्नेट रख दिया गया। कंप्लीट है। प्राकृतिक चुंबक में से एक बहुत छोटा सा प्रश्न अपने को पूछा जाता है कि प्राकृतिक चुंबक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सिंपल, केवल एक ही प्रश्न। तो प्राकृतिक चुंबक का जो रासायनिक सूत्र होता है वो अपन लिखते हैं Fe3O4। Fe3O4। केवल इतना सा प्रश्न आप लोगों को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। बाकी चुंबक की जो सामान्य गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब अपन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कृत्रिम चुंबक के बारे में। तो इस टॉपिक में आपको ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपनी बुक के अंदर पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें, कहानी लिखी हुई है मैग्नेट के बारे में जो अपन जानते हैं, समझते हैं। तो केवल नोट्स के अंदर आपको उतनी चीज़ें लिखनी है जो मैं यहाँ पे इस पेज के ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कृत्रिम चुंबक की। दूसरा प्रकार जो अपने पास आता है वो आता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक का मतलब क्या हुआ कि मनुष्य के द्वारा इसे प्रयोगशालाओं के अंदर या कहीं बाहर विभिन्न उपकरणों के द्वारा बनाया जाता है। इसे अपन कृत्रिम चुंबक कहते हैं। कृत्रिम चुंबक जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का मतलब, कुछ चुंबक ऐसे होते हैं जो स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब है काफ़ी लंबे समय तक उनके अंदर चुंबकीय गुण पाए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के जो होते हैं उन्हें अपन अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक का मतलब है कुछ समय तक इनके अंदर चुंबकीय गुण रहेंगे और जब अपने को आवश्यकता नहीं होगी उस समय अपन इसके जो चुंबकीय गुण हैं वो हटा सकते हैं। इसलिए इसे अपन जो प्राकृतिक चुंबक है उसका रासायनिक सूत्र Fe3O4 लिखना है और कृत्रिम चुंबक है उसके 2 प्रकार लिखने हैं। अब इसके अंदर जो अपना स्थायी चुंबक होता है, इस स्थायी चुंबक को बनाने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो है अपना एल्यूमिनियम प्लस निकिल प्लस कोबाल्ट।
इन तीनों का जो मिश्रण होता है उससे ये स्थायी चुंबक बनाया जाता है। इसके अंदर चुंबकीय गुण है वो काफ़ी लंबे समय तक रहते हैं। इसे एल्निको कहा जाता है। इन तीनों के नाम को यदि अपन जोड़ें तो इसे एल्निको कहा जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी चुंबक है वो किस से मिलकर के बना होता है, किन धातुओं से मिलकर के बना होता है। क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अस्थायी चुंबक की। आप लोगों ने छोटी कक्षाओं के अंदर विद्युत जनित्र पढ़ा होगा, जनरेटर, विद्युत मोटर पढ़ा होगा। आप लोगों ने डोरबेल पढ़ी होगी जो इलेक्ट्रॉनिक घंटी होती है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इन सब के अंदर चुंबक पाई जाती है और वो अस्थायी चुंबक होती है। जब तक अपने को उसका यूज़ करना है तब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। जब उपयोग नहीं है तो उसके ऊपर लगने वाला जो चुंबकीय बल है वो अपन हटा देंगे तो वो बिल्कुल विचुंबकित हो जाएगा, यानी चुंबकीय गुण उसमें से नष्ट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए जो पदार्थ काम में लिया जाता है उसे अपन नरम लोहा काम में लेते हैं। नरम लोहा या फिर नरम स्टील जो होता है, नरम कच्चा लोहा जिसे अपन कहते हैं, ये काम में लिया जाता है। ठीक है। इनसे मिलकर के बनने वाला जो मैग्नेट होगा वो अस्थायी चुंबक होगा। अब बात करते हैं कि जो अपने पास कृत्रिम चुंबक आ रहा है इसके आकार कैसे होते हैं। तो जैसी अपनी आवश्यकता है उसी के अकॉर्डिंग अपन इसका आकार है वो बना सकते हैं। एक सीधा छड़ चुंबक बार मैग्नेट बना सकते हैं, एक यू शेप का मैग्नेट बना सकते हैं जिसे अपन नाल चुंबक कहते हैं, एक मैग्नेटिक नीडल जो आप लोगों ने कंपास देखा होगा उसके अंदर दोनों तरफ तीर के निशान होते हैं, वो भी अपना कृत्रिम चुंबक होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो अपने स्पीकर्स होते हैं, साउंड जनरेट करने वाले जो स्पीकर्स होते हैं, उनके पीछे भी गोल राउंड में ब्लैक कलर की मैग्नेट लगी होती है, वलय के रूप में होती है, तो वो भी अपनी कृत्रिम चुंबक होती है। तो यहाँ तक की बातों में अपने को केवल नोट्स में इतना लिखना है, बाकी सब बातें पढ़नी जरूर हैं। आप एक बार आराम से बुक में से पढ़ें, अच्छे से समझें, पर उनको नोट्स में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अगला है चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं, छड़ चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं, तो उनको अपन थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। छड़ चुंबक जो होती है उसके गुणों के अंदर सबसे पहला पॉइंट होता है आकर्षण का गुण। यानी कि छड़ चुंबक है वो एल्यूमिनियम को, इस्पात को, निकिल को, कोबाल्ट को, इन पदार्थों को, इन तत्वों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखता है। यानी कि अगर आप कोई एक बार मैग्नेट लेते हैं, कोई अगर आप एक छड़ चुंबक लेते हैं और इस छड़ चुंबक के चारों तरफ यदि आप एल्यूमिनियम है, निकल है या कोबाल्ट है, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं वो अगर आप रखते हैं, हालांकि एल्यूमिनियम है उसको आकर्षित करने का गुण है वो चुंबक के अंदर नहीं होता है। कोबाल्ट को, निकेल को, लोहे को, इस्पात को, इन पदार्थों को चुंबक है वो अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन मैग्नेट जब बनाई जाती है तो उसके अंदर एल्यूमिनियम है वो मिक्स किया जाता है। तो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट के चारों तरफ यदि मैं लोहे तत्व के छोटे छोटे टुकड़ों को रखूंगा तो आप लोग जब प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो अपने को ऐसा फील होगा कि इसके जो किनारे वाला पोर्शन है, इसके जो एंड्स हैं, यहाँ पर जो चुंबकीय पदार्थ है वो ज़्यादा चिपकेगा, बीच वाले भाग में चुंबकीय पदार्थ है वो थोड़ा कम चिपकेगा, और वापस इसका जो दूसरा किनारा है वहाँ पर भी जो लोहे के टुकड़े हैं, लोहे के पार्टिकल्स हैं, कण हैं, वो ज़्यादा मात्रा में चिपकेंगे। यानी अपन ये कह सकते हैं कि किसी भी चुंबक के किनारों के ऊपर लोह तत्वों को आकर्षित करने की क्षमता ज़्यादा होती है और बीच में कम होती है। तो इसका मतलब ये है कि चुंबक के जो किनारे होते हैं वहाँ पर चुंबकत्व का जो प्रॉपर्टी होती है, चुंबकत्व का जो गुण होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए चुंबक के किनारों को चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, चुंबक के किनारों को चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। इन सब बातों को अपन यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सब बातें अपन जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैं 2 लाइनें यहाँ पे आप लोगों को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि इस्पात है, लोहा है, कोबाल्ट है, एटसेट्रा, इन सब को आकर्षित करता है और किनारों के ऊपर जो आकर्षण क्षमता होती है वो अधिक होती है, इसलिए किनारों के पॉइंट्स होते हैं जिन्हें अपन ध्रुव कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, इसकी आगे की प्रॉपर्टीज़ और पढ़ते हैं। आप लोग वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके और नोट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखें। यदि आप लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 7 तक के प्रत्येक टॉपिक के वीडियोज़ हैं वो आप लोगों को हमारी प्लेलिस्ट के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। इसके दूसरे गुण धर्म की यदि अपन बात करें तो वो है दिशा का प्रदर्शन।
दिशा के प्रदर्शन से अपना अर्थ यह है कि मान लीजिए अपन चुंबक को धागे से बांध करके बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक छोड़ दें तो चुंबक है वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरती है, और उत्तर दिशा की तरफ उस चुंबक का जो किनारा होगा उसे अपन उत्तरी ध्रुव कह देंगे, और दक्षिण दिशा में जो होगा उसे अपन दक्षिणी ध्रुव कह देंगे। सिंपल सी बात है, ये अपन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ज़्यादा दिमाग पे लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्लियर है। अगली प्रॉपर्टी की यदि अपन बात करें तो मान लीजिए आपके पास दो मैग्नेट हैं कुछ इस तरीके से, और इन दोनों मैग्नेट के जो ध्रुव होते हैं, यदि दोनों के दोनों उत्तरी ध्रुव हैं, उनको यदि आप नज़दीक लेकर के आओगे तो उन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण का बल लगेगा। और यदि एक का उत्तरी ध्रुव है और दूसरे चुंबक के दक्षिण ध्रुव को आप नज़दीक लेकर के आओगे तो वो बहुत इजीली चिपक जाएंगे। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो इसके बारे में अपन यहाँ पे लिखते हैं कि विपरीत प्रकृति के ध्रुवों को समीप लाने पर आकर्षण और समान प्रकृति के ध्रुवों को समीप लाने पर प्रतिकर्षण बल लगता है। अगली प्रॉपर्टी की यदि अपन बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसकी प्रॉपर्टी है कि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मैग्नेट है इस तरीके से, और इसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव है और दूसरा किनारा है वो दक्षिणी ध्रुव है। इसको मैं लिख लेता हूँ एन पोल और दूसरे को कह देता हूँ एस पोल। लेकिन यदि आप इस मैग्नेट को बीच में से यहाँ से ब्रेक करते हैं, कुछ इस तरीके से ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं, तो तोड़ने के बाद में जो इस चुंबक के दो टुकड़े बन जाएंगे, एक टुकड़ा मेरे पास ये हो जाएगा और दूसरा टुकड़ा है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ऐसा करने पर ऐसा नहीं है कि इसका ये जो उत्तरी ध्रुव है वो अलग हो गया और दक्षिणी ध्रुव है वो अलग हो गया। ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो दो टुकड़े बनेंगे इन दोनों टुकड़ों के ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बन जाएंगे। यदि आप अगेन इनको फिर दो दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो फिर आपके पास जो टुकड़े बनेंगे उनके ऊपर दोनों तरह के ध्रुव हैं वो उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि चुंबक के एकल ध्रुव का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, चलिए अब अपन जानते हैं चुंबक के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर, गुणधर्मों के अंदर, परिभाषाओं के अंदर। यहाँ पे अपन ने जो सामान्य गुणधर्म हैं उनको बारे में अपन ने पढ़ा है। अब अपन चलते हैं चुंबक के विशेष परिभाषाओं के अंदर जिनके बारे में अपने को जानना बहुत ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। इस श्रृंखला के अंदर सबसे पहला जो अपना टॉपिक है वो है चुंबकीय ध्रुव। हालांकि अपन इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार अपन इसको दोबारा लिखते हैं कि ये मान लीजिए आपके पास कोई बार मैग्नेट है। इस चुंबक के किनारों के पास में, किनारों के अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट के ऊपर चुंबक की जो क्षमता होती है, आकर्षण क्षमता होती है या चुंबकत्व का जो गुण होता है वो सर्वाधिक होता है। मैं बोलता हूँ, आप लोग इसको लिख लेना कि चुंबक के किनारों के समीप वे बिंदु जहाँ पर चुंबकत्व का मान अधिकतम होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। हालांकि इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख करके नहीं बताऊंगा, बिकॉज बहुत सिंपल है। आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं कि चुंबक के किनारों के पास में वो पॉइंट जहाँ पर चुंबकत्व का गुण या आकर्षण की क्षमता जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है, इन्हें चुंबकीय ध्रुव कहते हैं। क्लियर है, परिभाषा आप लोग लिख लें। अब अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं। अगली परिभाषा है चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं इसको अपने को समझना है। ये अपने पास एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अंदर यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव है। यदि इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, दोनों ध्रुवों से होकर के गुजरने वाली रेखा की यदि मैं कल्पना करूं तो वो जो रेखा होगी, वो जो लाइन होगी, उसे अपन चुंबक का अक्ष कहते हैं। क्लियर है। तो इसको अपन ने इसकी परिभाषा के रूप में लिखा है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। इसका डायग्राम है वो अपन ने यहाँ पे ऊपर बना दिया है। आप चाहें तो इस डायग्राम को यहाँ पे दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। पिछले वाले डायग्राम में एक्स एक्स नहीं बनाना है, अब की बार आपको यहाँ पे एक्स बना करके डायग्राम सेपरेट दिखा दें, या फिर इसके साथ ही रहने दें, कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। केवल अपने को समझना है, कहीं पर भी ये परिभाषाएँ पूछी नहीं जाती हैं, पर अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में इसकी जो नेक्स्ट परिभाषा आती है वो है चुंबक की प्रभावी लंबाई।
चुंबक की प्रभावी लंबाई। प्रभावी लंबाई का और वास्तविक लंबाई में क्या अंतर है, क्या संबंध है, अपन इसको समझते हैं। मान लीजिए कि यह आपके पास कोई एक चुंबक का टुकड़ा है, ठीक है, और इसके बाहर वाले इस किनारे से एकदम आउटर से लेकर के आप इसके दूसरे बाहरी किनारे तक जब आप नापेंगे तो ये इसकी वास्तविक लंबाई कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वास्तविक लंबाई, जो वास्तव में अपने को दिखाई दे रही है। लेकिन अपन ने चर्चा करी है कि चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो थोड़ा सा इसके अंदर होगा और दक्षिणी ध्रुव है वो भी इसके अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख लेता हूँ उत्तरी ध्रुव है और इसको लिख लेता हूँ मैं दक्षिणी ध्रुव है। तो इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है, ध्रुव हमेशा है वो किनारों के ठीक ऊपर नहीं होते हैं, किनारों से थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं। तो इन दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी है यहाँ से लेकर के ये जो दूरी है इसे अपन कहते हैं चुंबक की प्रभावी लंबाई, और इस प्रभावी लंबाई को स्मॉल एल के द्वारा अपन प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अपने को एक बात कंफर्म हो रही है कि चुंबक के वास्तविक लंबाई है उसकी अपेक्षा उसकी प्रभावी लंबाई है वो कुछ कम होती है। कितनी कम होती है, किस अनुपात में होती है, वो भी अपन इस टॉपिक के अंदर समझेंगे। पहले मैं इसकी प्रभावी लंबाई का डायग्राम परिभाषा आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने इसकी परिभाषा में लिखा है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है, ध्रुवों के बीच की दूरी है, उसे अपन चुंबक की प्रभावी लंबाई कहते हैं। अब बात करते हैं इनके संबंध की। तो वास्तविक लंबाई है वो डेफिनेटली ज़्यादा है। तो क्या करेंगे कि वास्तविक लंबाई के 6 टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है, और उन 6 टुकड़ों में से जो एक हिस्सा है वो अपन छोड़ देते हैं। तो 5 जो हिस्से बचेंगे वो इसकी प्रभावी लंबाई होगी। यानी अपन ये कह सकते हैं कि प्रभावी लंबाई और इस वास्तविक लंबाई को यदि मैं बटा में लेकर के आऊँ तो प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई का जो अनुपात है वो 5:6 रहता है। ध्यान दें भैया, यहाँ से एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अक्सर उसमें क्या होता है कि प्रभावी लंबाई का मान देकर के वास्तविक लंबाई या वास्तविक का देकर के प्रभावी लंबाई पूछ लिया जाता है, इनका अनुपात पूछ लिया जाता है। मुझे सिंपल इतना पता है कि इसकी जो वास्तविक लंबाई है इसे ज्यामितीय लंबाई भी कहते हैं। इसका मान हमेशा अधिक होगा, प्रभावी लंबाई कम होगी। कितनी कम होगी? यदि ज्यामितीय लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो प्रभावी लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। इस संबंध को आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है, रटोगे तो क्लियर नहीं होगा, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सा और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से कि मान लीजिए कि आपके पास कोई एक यू शेप की मैग्नेट है, इस तरीके से यू शेप की, या आप ये कह दीजिए कि आधे वृत्त जो है, आधा वृत्त जो अपना होता है उस आकार की मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट की ये जो आधा वृत्त बना हुआ है इसकी त्रिज्या मान लीजिए आपने ले रखी है कैपिटल आर। तो यहाँ पे इसका उत्तरी ध्रुव होगा और यहाँ पे इसका दक्षिणी ध्रुव होगा। तो इस स्थिति में इसकी प्रभावी लंबाई कितनी है और वास्तविक लंबाई कितनी है, ये जो संबंध आपने पढ़ा है वो केवल सीधी मैग्नेट के लिए, छड़ चुंबक के लिए, बार मैग्नेट के लिए ही लागू होता है। तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर ये जो दोनों ध्रुव हैं इनके बीच की जो दूरी है, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रभावी लंबाई, इस चित्र के लिए प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए। इस चित्र के लिए प्रभावी लंबाई कितनी हो जाएगी? प्रभावी लंबाई का मतलब सर ध्रुवों के बीच की दूरी होता है। तो ध्रुवों के बीच की दूरी, ये जब आधी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या r है तो व्यास कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। तो इस केस के अंदर इसकी जो प्रभावी लंबाई है वो 2r हो जाएगी। बात करते हैं वास्तविक लंबाई की। तो वास्तविक लंबाई तो ये आधा वृत्त है, और आधे वृत्त की परिधि कितनी होती है? वास्तविक लंबाई, तो वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी? अर्धवृत्त की परिधि, और अर्धवृत्त की परिधि होती है सर पाई आर। कितनी होती है? पाई आर। तो कुछ इस तरीके से अपन इस यू शेप की मैग्नेट की जो प्रभावी लंबाई और वास्तविक लंबाई है उसको समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये इसकी 2 परिभाषाएं हैं। अगले पेज पे चलते हैं, आप लोग वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके और अच्छे तरीके से नोट्स को लिख लें। अगली जो इसकी परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, चुंबकीय याम्योत्तर। देखो समझेंगे अपन इसको अच्छे तरीके से, पहले आप इस नाम से थोड़ा सा परिचित हो जाएं। चुंबकीय याम्योत्तर,
याम्योत्तर का मतलब है कि ये कोई एक प्लेन सरफेस होगी, सतह होगी, समतल होगा। किस तरीके का समतल होगा कि मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई एक मैग्नेट है, इस मैग्नेट को मैं स्वतंत्रता पूर्वक लटका देता हूँ। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये आपको पता है कि एक सिरा उत्तर दिशा में और दूसरा सिरा है वो दक्षिण दिशा में ठहरेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो दोनों ध्रुव हैं, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे अपन एक्स कहते हैं। तो उस एक्स के ऊपर आपको लंबवत तल खींचना है, बिल्कुल इस तरीके से परपेंडिकुलर। देखिए, इस एक्स को मिलाने वाले कई तल खींचे जा सकते हैं, कुछ इस तरीके से भी काट के खींचे जा सकते हैं, कुछ ऐसे तिरछे काट के भी खींचे जा सकते हैं, ऐसे काट के भी खींचे जा सकते हैं, लेकिन अपने को इसके जस्ट लंबवत ऊपर की तरफ इस तरीके से तल खींचना है। अब ये वाला तल ऐसे भी नहीं होना चाहिए और ऐसे भी नहीं होना चाहिए। कहाँ से गुजरना चाहिए? ये इस चुंबक के जो चुंबकीय एक्स है उससे होकर के और बिल्कुल परपेंडिकुलर पृथ्वी की सरफेस के बिल्कुल लंबवत गुजरना चाहिए। तो वो जो तल बनेगा उसे अपन चुंबकीय याम्योत्तर कहेंगे। तो उसका डायग्राम है वो अपन कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि ये मान लीजिए अपने पास कोई एक मैग्नेट है, इसको अपने जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो एक इसका सिरा है वो उत्तर दिशा में और दूसरा सिरा है वो दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये उत्तर सिरा कह दिया और ये दक्षिण सिरा कह दिया। इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी जिसे अपन चुंबकीय एक्स कहते हैं, तो इस चुंबकीय एक्स से गुजरने वाला और बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत जो तल होगा, इस तरीके का जो तल होगा जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा से होकर के गुजरेगा। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा शेडेड कर देता हूँ, छायांकित कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये जो तल है इसे अपन इसका चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। क्लियर है? इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। ये परिभाषा परीक्षा में मुख्य रूप से पूछी जाती है। तो लिखा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर, देखें चुंबकीय याम्योत्तर है वो स्थान विशेष के लिए होता है, पर्टिकुलर जगह के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, क्योंकि जो मैग्नेट है वो हर पॉइंट के ऊपर अलग अलग दिशाओं में ठहरता है। आगे इस चैप्टर में अपन चर्चा करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर वह ऊर्ध्वाधर तल है। क्या है? तल है। कौन सा तल है? जो स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही चुंबक के एक्स से गुजरता है, यानी स्वतंत्रता पूर्वक लटक रही चुंबक के एक्स से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल है, उसे अपन चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है उसे अपन कहते हैं चुंबकीय ध्रुव प्रबलता। बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को धीरे धीरे समझते जाना है। चुंबकीय ध्रुव प्रबलता क्या मतलब समझ में आया? कि जो चुंबक का ध्रुव होता है उसकी भी एक कैपेसिटी होती है, उसकी भी एक स्ट्रेंथ होती है, उसे अपन चुंबकीय ध्रुव प्रबलता कहते हैं। कि मान लीजिए कि ये आपके पास एक मैग्नेट है और इस मैग्नेट का ये उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है। तो इस मैग्नेट के दूसरे पदार्थों को आकर्षित करने की जो क्षमता होगी उसे अपन ध्रुव प्रबलता कहते हैं और उसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। अब एक चुंबक के जो दोनों ध्रुव होंगे, दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं समान होंगी, चाहे आप किसी भी मैग्नेट के लिए ले लें। हाँ, इस मैग्नेट की ध्रुव प्रबलताएं स्मॉल m1 m1 कह दें, दूसरी मैग्नेट के लिए m2 m2 हो जाएगी, तीसरी के लिए m3 m3 हो जाएंगी। यानी हर एक मैग्नेट की ध्रुव प्रबलताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक चुंबक के दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं आपस में बराबर होती। और एक बात आप ध्यान दें, आप स्थिर वैद्युतिकी पढ़ के आए हैं, चुंबक के जो दोनों ध्रुव होते हैं इन दोनों ध्रुवों को आप आवेश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? कि चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है इसको आप प्लस आवेश के तुल्य मान सकते हो। प्लस आवेश की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अधिकांश गुण है वो उत्तरी ध्रुव प्रदर्शित करेगा, क्योंकि धनावेश के साथ हमेशा प्लस लगाते हैं तो इसके साथ भी प्लस लगाएंगे, धनावेश से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं तो इससे भी बाहर निकलेंगी। और उसी तरीके से जो इसका दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल है, इसको आप नेगेटिव चार्ज के साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि ऋणावेश में जो विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आती हैं इसमें भी विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ आएंगी। और दक्षिणी ध्रुव के लिए जब कभी भी अपन कहानी लिखेंगे तो हमेशा माइनस का चिन्ह काम में लेंगे जब इन दोनों में अंतर बताना हो।
क्लियर है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं ध्रुव प्रबलता की। तो ये चुंबक के आकर्षण करने की क्षमता होती है, उसे अपन ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इसकी परिभाषा मैं आप लोगों को लिख करके बता देता हूँ। बात करेंगे अपन इसके मात्रक की और इसकी विमा की भी। तो इसकी परिभाषा मैंने लिखी है कि चुंबक के ध्रुव द्वारा किसी चुंबकीय पदार्थ को आकर्षित करने की क्षमता चुंबकीय ध्रुव प्रबलता कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ध्रुव प्रबलता को अपन कैसे प्रदर्शित करेंगे। याद करो विद्युत क्षेत्र में क्या हुआ था। विद्युत क्षेत्र में आपने फॉर्मूला लिखा था F बराबर QE। मैं इसको थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रिमाइंड करवा देता हूं आप लोगों को। F इज इक्वल्स टू MB। तो विद्युत क्षेत्र के लिए आपने क्या लिखा था, F बराबर आवेश Q इंटू विद्युत क्षेत्र। और यहां पे चुंबकीय बल की अपन बात कर रहे हैं, तो चुंबकीय बल में क्या होगा, आवेश की जगह तो ध्रुव प्रबलता और विद्युत क्षेत्र की जगह चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। तो यहां पे ध्रुव प्रबलता को अपन लिखेंगे कि चुंबकीय बल तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुपात, इसे अपन ध्रुव प्रबलता कहते हैं। यहां से अपन इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए ध्रुव प्रबलता का मात्रक, ऊपर है अपने पास बल तो न्यूटन और नीचे चुंबकीय क्षेत्र है तो टेस्ला, ये भी लिख सकते हैं। और इसको यदि आप और सोल्व करें तो आप लोगों को इसका एक और मात्रक नजर आता है, एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से आप लोगों को इसका जो मात्रक है वो याद होना चाहिए। बात करें इसकी विमा की, चलिए क्योंकि ध्रुव प्रबलता एक भौतिक राशि है तो विमा में एम्पियर मीटर को लिख दें तो द्रव्यमान तो 0, लंबाई इसमें आ रही है 1 बार, टाइम इसमें नहीं आ रहा 0, एम्पियर करंट आ रहा है तो एम्पियर की पावर 1। तो ये इसकी विमा हो जाएगी ध्रुव प्रबलता की। क्लियर है। अब अपन बात करेंगे कि ध्रुव प्रबलता है वो कैसी राशि है। ध्रुव प्रबलता है वो केवल संख्यात्मक मान बताती है, इसलिए यह है अदिश राशि है। क्या है, अदिश राशि। थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेना, अदिश राशि है। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो उत्तरी ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव की जो ध्रुव प्रबलता है इसको अपन +m दर्शाते हैं। उत्तरी ध्रुव की ध्रुव प्रबलता +m, और जो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, इसकी ध्रुव प्रबलता को अपन -m से प्रदर्शित करते हैं। इतनी कहानी मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिख करके समझा दी है। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करें और अच्छे तरीके से इनको लिख लें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में आवेशों के मध्य लगने वाला जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है उसके लिए कूलाम का नियम पढ़ा होगा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से दो विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य आकर्षण, समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, उसी तरीके से यदि दो अलग अलग चुंबक के समान ध्रुवों को नजदीक लेकर के आओगे तो प्रतिकर्षण, और विपरीत ध्रुवों को समीप लेकर के आओगे तो आकर्षण बल लगेगा। ये बात अपन चुंबक की प्रॉपर्टीज में, गुणधर्म में पढ़ चुके हैं। लेकिन अब बात यह आती है कि आकर्षण बल लगेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, कितने न्यूटन का बल लगेगा। अब जैसे आप लोगों ने फील किया होगा कि यदि आपके पास ये दो मैग्नेट हैं, ये इस मैग्नेट का उत्तरी ध्रुव है और ये इस मैग्नेट का दक्षिणी ध्रुव है, आप इसको नज़दीक लेकर के आएंगे तो जैसे जैसे नज़दीक लेकर के आएंगे बल बढ़ जाएगा और ऐसे चिपक जाएंगे। जैसे जैसे ये नज़दीक आएंगी थोड़ी सी दूरी के बाद में ये यूं चिपक जाएंगी, यानी इनके बीच में आकर्षण बल बहुत प्रभावी हो जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी उनके बीच में आकर्षण बल है वो कमज़ोर हो जाएगा। यदि एक का उत्तरी ध्रुव रख लें और दूसरे का भी उत्तरी ध्रुव अपन यहाँ पे लेके आ जाते हैं, दोनों के सिमिलर ध्रुव लेके आते हैं। अब आप जैसे जैसे इनको नज़दीक लेकर के आएंगे इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चिपकेंगी, इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। बात समझ में आ रही है। तो वो जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो जिस तरीके से अपन ने आवेशों के लिए लिखा था ठीक उसी तरीके से आवेश की जगह ध्रुव प्रबलता काम करेगी, बाकी दूरी काम करेगी। तो चलिए पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन करते हैं। तो इसके बारे में अपन ने लिखा है कि दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो ध्रुवों की प्रकृति पे डिपेंड करता है।
ठीक है। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो ध्रुवों की प्रबलता के गुणनफल, आवेशों के समानुपाती, आवेशों के तुल्य किसको कहा था अपन ने, ध्रुव प्रबलता को कहा था। तो चुंबक के दो अलग अलग चुंबक हैं, पहली चुंबक की ध्रुव प्रबलता m1 है, दूसरी चुंबक की ध्रुव प्रबलता m2 है। उन दोनों की ध्रुव प्रबलताओं के गुणनफल के समानुपाती, तो ऐप समानुपाती m1 m2। अब आप ये नहीं कहेंगे कि सर ये m1 और m2 आपने कैसे कह दिया, यहाँ पे मेरे पास दो मैग्नेट हैं, ये पहली मैग्नेट है और ये दूसरी मैग्नेट है। इस मैग्नेट के जो दोनों ध्रुव हैं उनकी ध्रुव प्रबलताएं तो m1 और m1 ही हैं। दूसरी चुंब मैग्नेट है उसके ध्रुव प्रबलताएं m2 और m2 ही है। एक चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच में बल नहीं लगता है। जो यहाँ पे अपन दो ध्रुव ले रहे हैं, ये जो दोनों ध्रुव हैं वो दो अलग अलग चुंबक के हैं, तो इनके बीच में लगने वाला बल है वो पहली चुंबक की ध्रुव प्रबलता, दूसरी चुंबक की ध्रुव प्रबलता, दोनों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य की दूरी के वर्ग, इनके बीच में जो भी यहाँ पे डिस्टेंस है इसका वर्ग करेंगे उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको मैंने ऐप समानुपाती 1/r² लिख दिया। इन दोनों को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों को एक साथ कंक्लूड कर लेते हैं, तो समानुपाती m1 m2/r²। और आप जानते हैं कि समानुपाती का जब निशान यहाँ से हटेगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा, और वो जो कांस्टेंट लगेगा उसकी वैल्यू है μ0/4π। ठीक है, तो ये अपने पास वैल्यू आ जाती है। अब बात करते हैं कि ये μ0/4π क्या है, जहां μ0/4π स्थिरांक है, ठीक है, और जो μ0 है इसको निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और μ0 की जो वैल्यू होती है वो 4π × 10⁻⁻7 होती है, और ऑलरेडी इसके बट्टा में 4π लगा हुआ है, तो जब आप μ0 के बट्टा में 4π रखेंगे तो 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल 10⁻⁻7 रहेगा। और इस μ0 की जो विमा होती है, इसका जो मात्रक होता है, कई तरह के मात्रक यहाँ पे काम आएंगे। तो यहाँ पे मैं इसके मात्रक की बात करूँ, μ0 के मात्रक की बात करूँ इस फॉर्मूले से यदि मैं निकालना चाहूँ, तो ये क्या है, ये क्या है, चलिए मैं μ0 के मात्रक की बात कर लेता हूँ। तो सर F ये तो न्यूटन है, बढ़िया, बटा में 4π ये तो मात्रकहीन राशि है, r का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, ये आएगा गुणनफल में, तो इसको लिख देंगे अपन मीटर का स्क्वायर। ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास ध्रुव प्रबलता जिसका मात्रक एम्पियर मीटर, तो एम्पियर मीटर ये, एम्पियर मीटर ये, तो ये हो गया आपके पास एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, N/एम्पियर स्क्वायर मात्रक हो जाएगा आपके पास μ0 का। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे मात्रक आएंगे अगले चैप्टर में, जब अपन चलेंगे अगला चैप्टर नंबर 9, 10, उनमें जैसे जैसे अपन बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने को समझ में आता जाएगा। अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। ठीक है, इसकी विमा की बात भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं कि इसकी विमा क्या आएगी, N/एम्पियर के हिसाब से आप इसकी विमा भी कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो इसके साथ ही अपना चुंबक के लिए जो कूलाम का नियम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब बात आती है कि इकाई ध्रुव प्रबलता क्या होगी। ये जो आपने एम्पियर मीटर लिया है इसका मान 1 कब होगा उसकी डेफिनेशन लिखिए। तो देखें ये मेरे पास वैल्यू है, इसका मान 4π 10⁻⁻7, 4π से 4π कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे बच गया मेरे पास सिर्फ 10⁻⁻7। और यदि मैं दोनों ध्रुवों को 1 मीटर की दूरी पर रख दूं तो उसके 1 स्क्वायर को भी अपनी हाथ से कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी F बराबर 10⁻⁻7 m1 और m2। और m1 और m2 दोनों ध्रुव प्रबलताएं हैं, इनकी वैल्यू 1 ले लें, 1 एम्पियर मीटर, तो बल की रिजल्ट क्या आ जाएगा, F बराबर 10⁻⁻7, ये 1 हो ही गया। तो दोनों ध्रुवों की ध्रुव प्रबलताएं एकांक तब कहलाती हैं
जब उनके बीच की दूरी को 1 मीटर रखा जाए और उनके बीच में लगने वाला बल F बराबर 10 की पावर -7 हो जाए। क्योंकि 10 की पावर -7 होगा, इन दोनों को 1 1 रखेंगे, इसको अपन 1 रखेंगे तो F बराबर 10 की पावर -7 रहेगा। इसे कहते हैं इकाई ध्रुव। किसे कहते हैं? इकाई ध्रुव की परिभाषा। तो चलिए नीचे मैं आप लोगों को लिख करके बता देता हूं। तो इसकी परिभाषा अपन ने लिखी है कि यदि दो समान परिमाण के और सजातीय, यानी या तो दोनों उत्तरी ध्रुव होंगे या दक्षिणी ध्रुव होंगे, समान परिमाण के सजातीय ध्रुवों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखा जाए। आर का मान कितना कर दिया अपन ने? 1 मीटर। दोनों का परिमाण अपन ने समान कर दिया और सजातीय हैं तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो वो बात भी अपने को लास्ट में लिखनी है। ध्रुवों को निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखा जाए और उनके मध्य 10 की पावर -7 न्यूटन का सजातीय हैं तो कैसा प्रतिकर्षण बल लगे, तो उस ध्रुव प्रबलता को एकांक ध्रुव प्रबलता कहते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार परीक्षा में पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान से इसे क्लियर करना है। तो आज की कक्षा में अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगली कक्षा के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में पढ़ते हुए इस चैप्टर को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आज अपन इस चैप्टर की बेसिक जानकारी पढ़ी है, जो अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।